दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे इधर कुछ दिनों से हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था। ठीक, एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में हमने 10 चैप्टर तक पढ़ लिया है। अब आता है 11 चैप्टर। ठीक, जो अगला चैप्टर है वो क्या है? प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ठीक है, अगला नेक्स्ट चैप्टर है 11, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। जो प्रकाश से प्रकाश क्या होता है, उनकी छाया जो बनती है वो कैसे बनती है, क्या होती है, और परावर्तन क्या है, हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। तो फिर चलिए हम आगे पढ़ते हैं विधिवत तरीके से। देखिए आगे क्या है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? आप लोग कहीं भी आते जाते हैं तो क्या देखते हैं? तमाम प्रकार की रंग बिरंगी तमाम वस्तुओं को, जैसे कि तमाम प्रकार के वाहन को भी देखते हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु को देखते हैं, फूल पौधों को देखते हैं, है ना। तो इन सबको हम कैसे देख पाते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार करिए। जब पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है तब क्या उतना अच्छे से दिखाई देता है जितना अच्छे से हमें दिन में सारी चीजें दिखाई देती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्ण रूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। वही चीज देख पाते होंगे जहां से हल्का कोई उजाला पड़ रहा होगा, जहां पर हल्का कोई उजाला होगा। लेकिन जब आप कोई टार्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं वैसे तो कोई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आप लैंप जलाएंगे, मोमबत्ती, टार्च वगैरह कुछ जलाएंगे तब आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ इस कमरे में क्या चीज़ है, क्या नहीं है। देखिए आगे क्या है, टार्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टार्च का बल्ब क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो कि प्रकाश देता है। सूर्य आसमान में एक ऐसा पिंड है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य भी आसमान में एक ऐसा पिंड है जो हमारी पूरी पृथ्वी को ही प्रकाशित कर देता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। दिन के समय में हमें और किसी उजाले की जरूरत होती नहीं है क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो क्या नाम है, प्रकाश को स्वयं ही उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। लेकिन जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं उन्हें आदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आदीप्त कहते हैं। वो होती हैं आदीप्त, यानी कि उनमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाती हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब किसी प्रकाश की उपस्थिति हो, यानी कि या तो दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में, और या फिर रात के समय में बिल्कुल अंधेरा हो तो टार्च की रोशनी या फिर लाइट जल रहा हो या फिर मोमबत्ती, तब आप उसको देख पाएंगे, है ना। फिर आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। अभी हम लोगों ने जब साइंस क्लास 6 का साइंस उठाया तो इसमें हम पिछले चैप्टर में कुछ पढ़े थे, याद करिए, है ना। चैप्टर 4 में हम वस्तुओं की पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में अलग अलग समूह में बांटे थे और इन वस्तुओं के बारे में हम पढ़े भी थे। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, मेज या दीवार, इन सब के आर पार हम नहीं देख पाते हैं तो क्या होता है? ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है और ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख लेते हैं, जैसे कि कांच हो गया, है ना, जल हो गया, पानी होता है, उसके भी आर पार हम देख लेते हैं, तो क्या होते हैं? पारदर्शी वस्तु होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसके हम आर पार पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, आंशिक भाग में बहुत हल्का ही देख पाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। देखिए आर पार देख तो पाते हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं।
अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं आप करिए। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं को आप क्या करिए, इकट्ठा करिए और इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास करिए और इन सभी वस्तुओं से आप दूर रखी हुई किसी वस्तु को देखने का प्रयास करिए। आप इसमें से ये पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पारदर्शी हैं, कुछ अपारदर्शी और कुछ पारभासी हैं। जैसे कि कागज की शीट क्या है, पारभासी है ना। कागज की शीट आप हल्का ही देख पाएंगे और उसमें अगर तेल वगैरह लगा दें, अगर मोटी कोई कागज की लेयर है तो उससे तो नहीं, लेकिन बिल्कुल जो हल्की पतली झिल्ली कागज की लेयर होती है उससे आप हल्का आर पार देख पाएंगे, है ना। यहीं पर पेंसिल, नोटबुक से तो आप बिल्कुल आर पार नहीं देख पाएंगे, है ना। रबड़ से भी नहीं देख पाएंगे, प्लास्टिक स्केल से भी आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक, ये देखिए ऐसे ही आप देखने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए और यहाँ पर आप साड़ी में ये बनाइए। देखिए पेंसिल है, पेंसिल के वस्तु के आर पार देखना संभव है? बिल्कुल नहीं है, आप इसके आर पार नहीं देख पाएंगे। तो ये क्या है, अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी। ऐसे रबड़ की गेंद, इसके आर पार भी आप नहीं देख पाएंगे, ये भी क्या है, अपारदर्शी है। लिखने की कागज की शीट, पूर्ण विश्वास नहीं, यानी कि आप बहुत हल्का आंशिक भाग में देख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वो वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को आंशिक रूप से बिल्कुल अथवा नहीं गुजरने देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं छायाएं वास्तव में क्या होती है। जो छाया होती है वो क्या होती है, तो अब इसमें हमें अगला क्रियाकलाप करना है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके आप पकड़ लीजिए। ठीक, धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण ही होती हैं। आप कोई भी चीज धरती से थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे तो देखेंगे कि दाएं बाएं, ठीक है, मतलब जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जिस भी तरफ से वो प्रकाश पड़ेगा उस तरफ उसका छाया, यानी कि जिस तरफ से प्रकाश पड़ेगा उसके अपोजिट साइड में छाया बनती चली जाएगी, है ना। तो ये छाया जो होती है ये प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। मैदान में कागज की शीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकारी अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ला करके रखिए। ये देखिए, ठीक, इसी प्रकार से हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर ही पड़े। कागज की शीट बिछाइए और ऊपर से अपारदर्शी की कोई वस्तु को उसको प्रकाश से गुजरने दीजिए कि प्रकाश इस पर से गुजरे तो नीचे छाया बनेगी। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए और उसके बाद में आप उसका छाया का एक बाहर से रेखा खींचिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखा भी खींचिए। अब आप अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वह कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बुक लिए होंगे तो बुक का नीचे बनाएंगे छाया की आकृति, तो ये लगभग में ऐसा लगेगा कि हाँ ये बुक बना हुआ है। अगर आप मग लेंगे या फिर गिलास होगा या फिर कोई बर्तन हो गया या फिर टेबल या फिर चेयर हो गया, तो उसका जब आप लोग आकृति बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये सेम टू सेम इसी के जैसा, यानी कि उस वस्तु के जैसा ही मिल रहा है ना। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं, वैसे अंधेरे में छाया बनती ही नहीं है ना। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतीत नहीं होता है? तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत या फिर प्रकाश के पथ की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें छाया देखना है तो हमें प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी ही होगी, बिना प्रकाश स्रोत के छाया नहीं बनेगी। अगला क्रियाकलाप है इसमें, ये एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टार्च तथा एक गत्ते की बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में आप जाइए। टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक पारदर्शी वस्तु हो।
आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है, बिल्कुल है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो भी अपारदर्शी ही है। अगर शरीर पर हम टॉर्च जलाएंगे तो हमारा छाया दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है, और वो भी अंधेरे में। दिन में तो वैसे भी उजाला रहता है, तो दिन में सूर्य के प्रकाश से तो छाया बनता ही बनता है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, अब क्या छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा किसी अन्य सतह पर नहीं। आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। कोई ना कोई पर्दा होना चाहिए जिस पर उसका छाया पड़ सके, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पर्दा गांव में क्या होता था, पर्दा वाला वीडियो पहले चलता था, है ना। और आज भी लोग क्या होता है, आपको अगर कहीं जाना है देखने मूवी तो क्या होता है, बड़ा बड़ा सा हॉल है और उसी में छाया आपको दिखाया जाता है, तो उसका छाया ही होता है। दरअसल में वो मूवी का बाहर से फ्लैश लाइट जलाया जाता है और उसी से उसकी छाया को दिखाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से ये भी होता है। छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। जबकि यहाँ पर कुछ चित्र में भी दिखाया गया कि कुछ छायाएं ऐसी दिखाई गई हैं। ये देखिए, जैसे आप लोग भी छाया में हाथ करके क्या इससे कुत्ता बन गया, ये देखो कुछ बन गया, कोई जानवर बन गया, कोई जानवर बन गया, आप ऐसे हाथों से भी, हाथों का प्रयोग करके छाया में तमाम प्रकार की क्या नाम है जीवों की आकृति भी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है, ये कुछ डरावने जानवर के जैसा, है ना। अगला फिर क्रियाकलाप क्या है? स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी, आप कुर्सी की छाया से अवलोकन करते हैं। क्या छाया से कुर्सी को सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए, इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकार की होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन करिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं, तो उसका छाया क्या होगा, उसमें लाल और पीला नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको यही दिखाई देगा कि गुलाब के फूल का चित्र बना हुआ है। वो छाया में सिर्फ और सिर्फ आपको फूल नजर आएगा। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? छाया को कभी भी आपने कलरफुल देखा है? बिल्कुल नहीं, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना। छाया कभी भी कलरफुल नहीं होता। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हैं। अगर किसी भी सामान को इधर उधर आप हिलाएंगे डिब्बा को तो क्या होगा, उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? बॉक्स या कोई भी अपारदर्शी वस्तु की छाया सबसे छोटी कब बनती है? जब उस पर सीधी प्रकाश डाली जाए। अगर तिरछी प्रकाश डाली जाएगी तो हमेशा उसकी छाया लंबी और बड़ी ही बनेगी। जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं तभी उसका छोटा छाया बनता है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, सूची छिद्र कैमरा। ये क्या होता है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। शायद आप यह सोचते होंगे किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए 2 बॉक्स ले लीजिए, इनमें से एक बॉक्स के दूसरे भीतर बिना अंतराल के खिसक सके दोनों बॉक्स को कोई छोटा छोटा फलक उसमें काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र बना दीजिए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति भी बना दीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर चित्र में ये दिखाया गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बॉक्स को अच्छे से काट करके बना सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स फिट बैठ जाए। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स से खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से
ढक लीजिए। अब सूचित छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूचित छिद्र से कैमरे से देखना चाहते हैं वो सूर्य की तेज धूप में रखी हो, तभी आप देख पाएंगे। अब छोटे बॉक्स और सूचित छिद्र बने बॉक्स को आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले, है ना। ऐसे बचपन में आप लोग भी खेलते रहे होंगे, है ना, उसमें देखते रहे होंगे, एक खिलौने टाइप का आता था कैमरा, है ना, उसमें आप लगाइए और फिर उसको इधर उधर करके उसमें देखते थे तो बहुत अच्छा सा चित्र दिखता था। ऐसे काफी पुराने जमाने में लोग क्या नाम है, हाथ से ही कैमरे को बना लेते थे कि दूर रखी हुई कोई चीजों को देख लेते थे कि प्राचीन काल में कि वहां पर क्या चीज हो सकती है, नदी के उस पार क्या हो सकती है ना। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरातन काल में हो भी चुकी हैं और ये हम लोग अब आगे और भी नए टेक्निक तरीके से उसको बनाते हैं और करते हैं। क्या सूचित छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूचित छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं अभिव्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? आइए अब आपने सूचित छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाया। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था भी चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूचित छिद्र हो, यानी कि छोटा सा उसमें छेद बना हुआ हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूचित छिद्र प्रतिबिंब भी आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण से पहले सूचित छिद्र का प्रयोग करके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक, छिद्र तथा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। कभी भी सूर्य ग्रहण लगता हुआ आप देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, पहले तो पूरा गोल सूर्य रहता है, चमकता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका एक किनारे से साइड से उसका भाग काला होता जाता है, काला होता जाता है ना। और एक समय आता है कि पूरा सूर्य छिप जाता है, ब्लैक हो जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदाप नहीं देखना चाहिए और जब सूर्य ग्रहण लगता है तब हमें डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों पर इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक, प्रकृति में भी रोचक सूचित छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे से भी सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। यही सूचित छिद्र इसको भी कह सकते हैं। जैसे कि आप कोई बड़ा सा घने से पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें जो पेड़ के बीच पत्तियां जो होती हैं, घनी पत्तियां, उसमें बीच में कहीं कहीं छिद्र रहता है, वहां से सूर्य का प्रकाश छन करके अंदर आता रहता है, तो आप कहीं भी वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, वो भी सूचित छिद्र कैमरे का ही काम करता है। वास्तव में वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूचित छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूचित छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां भी हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। चलिए बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सूर्य ग्रहण होता कब है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी में से कौन किसके बीच में आता है। फिर आगे बूझों के मस्तिष्क में विचार है कि हमने अपने सूचित छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। ठीक, कि जो सड़क पर लोग चल रहे हैं उनका उल्टा प्रतिबिंब। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वह प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई दिए थे? पहले का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूचित छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में ही गमन करे, तभी ये सारी चीजें संभव हैं। अगर सरल रेखा में गति नहीं कर रहा है तो ये सब संभव नहीं है। आइए, पाइप का एक छोटा टुकड़ा और रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जला करके मेज के ऊपर रख दें। अब हम
कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर के क्या करें, पाइप से मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या आप भी मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या आपको मोमबत्ती दिखाई देख सकते हैं? क्या आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें अगर कोई भी चीज़ देखनी है तो प्रकाश क्या होता है, बिल्कुल सरल गति में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, अगर उसको हम टेढ़ा मेढ़ा या उधर उधर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर आप पाइप को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप अगर सीधा करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी। ठीक, ये देख, हमें ये दर्शाता है कि क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है कि अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है, उस वस्तु की छाया भी बनती है ना? तो प्रकाश क्या है, हमेशा एक सरल रेखा में ही गति करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण क्या है और परावर्तन क्या होता है? हम सभी घर पर दर्पणों का भी प्रयोग करते होंगे, है ना? सुबह नहाए तो हाँ, बाल कंघी करने के लिए रेडी हो गए तो उसके लिए क्या होता है, हमें दर्पण चाहिए देखने के लिए, है ना? अपने फेस को आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जब आप देखते हैं वो दर्पण में आपके चेहरे का क्या होता है, परावर्तन होता है। जो दर्पण में आप खुद को देखते हैं तो क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तित होकर के आप अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में, पेड़ों, इमारतों अथवा अन्य वस्तुओं का भी परावर्तन होते हुए देखते हैं। जब परावर्तन होता है तभी हम उनकी चीज़ों की परछाई को देखते हैं। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वो एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़े हो जाएं। एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए तथा टार्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दें, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से करना है। ये देखिए, दर्पण लेकर के खड़े हो जाना है और दर्पण पर क्या करना है, टार्च जलाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से टार्च जल रहा है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन दूर जा रहा है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है? क्या है, परावर्तन है। ठीक, तो फिर आप क्या देखेंगे कि आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए तो ये प्रकाश दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा आपको दिखाई देता है। ये क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देती है। जो दर्पण होता है, अगर दर्पण पर लाइट डाला जाएगा तो वो उसकी प्रकाश की दिशा को ही तुरंत चेंज कर देगी। अगर आप दाएं से डाल रहे होंगे तो वो तुरंत ही उसको पलटकर, ठीक है, बाएं साइड में उसको अपोजिट साइड में उसका रिफ्लेक्शन करेगी, अलग ही रिफ्लेक्शन करेगी। अगर जैसे कि यहाँ पर ये दर्पण है, आप यहाँ से डालेंगे प्रकाश, ये आ रहा है तो तुरंत ही रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ चला जाएगा। ठीक, यानी कि ये तुरंत ही दर्पण क्या करेगा, मान लो कि ये कोई दर्पण है तो ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देगा। इस सब का हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ये यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। इससे यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। यानी कि दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कर देता है। अगला क्रियाकलाप क्या है, एक बड़ी थर्माकोल की शीट के किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे में दर्शाए गए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट को आप बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए और कंघी के सामने टार्च के प्रकाश की किरणें डालिए, जिस प्रकार से ये यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक, ये इस तरफ यहाँ पर दर्पण रखिए और बीच में कंघी। ठीक, तो सरल रेखा में चलता हुआ दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश, आप यहाँ से लाइट डालेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ से आकर के परावर्तित होकर के फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप क्या अवलोकन करते हो, क्या आप दर्शाए गए पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप में हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा ये किस प्रकार का दर्पण से परावर्तित होता है। ठीक है, ये हर दर्पण से परावर्तित भी नहीं हो सकता है। जैसे कि दर्पण इसमें होता है अवतल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। अच्छा, ये बताइए, जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं सुबह
चेहरा देखने के लिए, ठीक, वो कौन सा दर्पण होता है। इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें चैप्टर में ख़त्म हो चुका। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में नई चीज़ें लेकर के हाजिर होंगे। अच्छा देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया। दीप्त, दीप्त क्या है? दीप्त और अदीप्त ये सब मैंने पिछले चैप्टर में ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। दर्पण, दर्पण तो अभी मैंने बताया ही। अपारदर्शी, अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके। सूचित छिद्र कैमरा, इसको बनाने के लिए मैंने बता ही दिया और बता भी दिया कि वो किस प्रकार से काम करता है। परावर्तन, छाया, छाया का कोई रंग रूप नहीं होता है ना। पारभासी, पारदर्शी, ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दिया है। आगे पॉइंट है, पढ़ते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर के नहीं जाने देती हैं, बिल्कुल भी नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर के जाने देती हैं, केवल आंशिक भाग को, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी भाग को। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब क्या होती, छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूचित क्षुद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गति करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जो दर्पण परावर्तन होते हैं इससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब बने हुए मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाएं जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ये अपारदर्शी बन जाएगा, है ना। यानी कि क्या बन जाएगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, यही तो होगा, है ना। यही सेंटेंस आपका है बन जाएगा। बढ़िया। अगला क्वेश्चन इसमें और भी है। नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, दीप्त अथवा अदीप्त वस्तुओं में आपको बांटना है। तो वायु जानते हैं कि पारदर्शी होता है, जल भी पारदर्शी होता है, चट्टान का टुकड़ा अपारदर्शी होता है ना। दर्पण क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, एल्यूमिनियम शीट, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल रप, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसमें से कौन सी पारदर्शी वस्तु है, कौन सी अपारदर्शी, कौन सी पारभासी। ठीक, तो चलिए इसमें आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई चीज़ों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।